प्रदेश में ओबीसी का एक बड़ा वर्ग है, इसके बावजूद ओबीसी कहीं एकजुट होता हुआ दिखाई नहीं देता है। सब अपनी अपनी जातियों की दुकान लगाए रहे, वो दुकानें आज भी चल रही है। जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर से दो, कांग्रेस और भाजपा, उनका निहित स्वार्थ है कि ओबीसी के लोग जो है वो अपनी अपनी जातियों में बटे रहें, जातियों के में से जो प्रोमिनेंट आदमी है उसको वो टिकट दें, उसको विधायक बनाएं और अपना सेवक बना के, अपना हाथ खड़ा करने वाला विधायक या मंत्री बना के अपना सत्ता चलाएं। और यही हो रहा है और यही होगा। वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लंबे समय तक प्रदेश में ओबीसी का प्रतिनिधित्व किया, स्वयं ओबीसी से आते थे। उनका जो ओबीसी में क्या योगदान रहा, इसको कैसे देखते हैं आप? भाषण देने के लिए ये ओबीसी के मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन इन्होंने ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं किया। चाहे वो 27% आरक्षण को लेकर, अगर ये चाहते तो 27% आरक्षण कभी का, जैसे ये मुख्यमंत्री बने थे, ये बाद में खासतौर से लागू होने के बाद ये हो सकता था। और ये खुद चाहते तो जब आए थे 2005 में बन गए थे मुख्यमंत्री, तब ये इस तरह की बात करवा सकते थे। लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी से सपोर्टेड है, और आरएसएस और बीजेपी पिछड़ा वर्गों की पार्टी ना कभी थी और ना कभी हो सकती। आरएसएस ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण तो किसी तरह से डाइजेस्ट कर लिया है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सारा स्पेस जो ओबीसी को मिलना चाहिए वो आज आरएसएस और बीजेपी के जो अगड़ा वर्ग कह लीजिए, सामान्य वर्ग कह लीजिए, वो सारा स्पेस तो उन्हीं ने कब्जाया हुआ है। नमस्कार, यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं राम पवार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी और सिस्टम परिवर्तन अभियान के अध्यक्ष आजाद सिंह डबास जी। डबास जी, आप लंबे समय से प्रशासनिक मसले में सक्रिय रहे हैं। इस बीच आपने ओबीसी और एसटी/एससी के मुद्दों को लेकर भी काफी सक्रियता दिखाई है। इसकी शुरुआत कब से हुई? जी, दरअसल इसकी शुरुआत तो मंडल आयोग की जो सिफारिशें लागू हो रही थी, जब घोषणा हुई 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह द्वारा, तब से ये ओबीसी का मसला पूरे देश में उठा था। और उसके फॉलोअप में 93 से जो है वो 27% आरक्षण दिया गया था शासकीय सेवाओं में। मंडल आयोग की मात्र एक ही सिफारिश लागू की गई थी उस समय। तब से ये मसला हमारे जहन में आया कि ओबीसी के लिए भी एक आरक्षण की व्यवस्था है। और फिर मालूम पड़ा कि मंडल आयोग से पहले भी काका कालेलकर नाम का 1953 में एक आयोग गठित हुआ था, लेकिन उसकी सिफारिशें कभी भी लागू नहीं की गई। 78 में जब मंडल आयोग आया तो इसकी सिफारिशें भी 10-12 साल तक दबी रही, और फिर 1990 में इसका सिफारिशें लागू की गई, जो 2-3 साल की न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। और 94 से मध्य प्रदेश में ओबीसी को जो है वो 14% आरक्षण उसके फॉलोअप में दिया गया। उसके बाद से ही हम तभी से इस पे काम कर रहे हैं। हाल ही में राजधानी भोपाल में ओबीसी एसटी/एससी संयुक्त मोर्चा का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था। पहली बार तीनों वर्ग एक साथ एक मंच पे आए थे। इसे आप कैसे देखते हैं? हाँ, अभी 18 जनवरी को ही ओबीसी और एससी/एसटी का एक संयुक्त कार्यक्रम हुआ है, लेकिन ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार हुआ है। पहली बार 2017 में हुआ था। वो ये संयुक्त ही कार्यक्रम था, और उसके बाद ये दूसरी बार हुआ। उस कार्यक्रम का असर ये आया था कि उतना तेजी से उसका मामला नीचे तक पहुंचा था कि 2018 में सरकार भी मध्य प्रदेश की बदल गई थी, जो इतने वर्षों से चल रही थी। उस संयुक्त प्रोग्राम का, और जो नीचे तक उस समय उतरा ये प्रोग्राम, तो उसका असर वहां तक गया था कि सत्ता भी परिवर्तन जो है वो हो गया था। अब जो सम्मेलन हुआ है उसमें फिर से वही बातें हैं। दरअसल एक इनकी मेन मांग थी कि भाई 27% जो है वो आरक्षण लागू हो। अब आपको ध्यान होगा कि
जब 2018 का चुनाव होने वाला था तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 27% आरक्षण देने की बात कही थी। और 2018 में जब कमलनाथ सरकार बनी तो 8 मार्च को 2019 को इसका अध्यादेश से 27% आरक्षण ओबीसी के लिए लागू किया गया। और मेरे ख्याल में 14 अगस्त 19 को ये 13-14 अगस्त के आसपास जो है इसको विधानसभा में ये इसको पारित किया गया और पूरे प्रदेश में लागू किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके तत्काल बाद ही बहुत सारी याचिकाएं हाई कोर्ट में लग गई और ये विवाद में बना रहा। हालांकि आज तक हाई कोर्ट का इस पे स्टे नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्य कहिए ओबीसी का या विडंबना कहिए सिस्टम की, ये अभी तक लागू तो नहीं हो पाया है। जबकि इस पर कोई स्टे नहीं है और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज इस पे अंतिम बहस जारी है। लेकिन पिछले 6 साल से इसको जबरदस्ती राजनीति में उलझाया गया है। मेरा तो ऐसा मानना है कि कमलनाथ जी ने इसको लागू जरूर किया, लेकिन उनकी वास्तविक मंशा मुझे नहीं लगती कि उनकी थी। अन्यथा उनके रहते ही ये कंफ्यूजन जो पैदा हुआ कि ये लागू है या नहीं, ये क्लियर हो सकता था। लेकिन उनके 8-9 महीने का कार्यकाल बचा था, फिर सरकार चली गई, आपको मालूम ही है, मार्च 2020 में। और तब तक ये कंफ्यूजन बना रहा। और जब शिवराज जी की सरकार आई 2020 में चौथी बार, तो उन्होंने इस कंफ्यूजन को बनाए रखा, बल्कि इसको पनपाया और बढ़ाया। और जब तक शिवराज जी इसके प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 2023 तक, तब तक ये लागू नहीं हुआ और आज भी लागू नहीं है। वर्तमान सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इसमें थोड़ा सा प्रयास जरूर किया। जैसे जितने भी राजनीतिक दल हैं, हालांकि मध्य प्रदेश में 2 ही मुख्य दल हैं, भाजपा और कांग्रेस। उसके साथ कहने को बसपा, गोंगपा और 2-4 छोटे-छोटे दल हैं जिसका कोई विशेष महत्व यहाँ नहीं है। लेकिन एक सर्वदलीय बैठक जो है वो कुछ महीने पहले बुलाई गई थी, एक प्रयास हुआ था। और इसकी ठीक से पैरवी करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत ही वरिष्ठ स्तर के एक एडवोकेट को भी लगाया गया था। लेकिन उस पर भी कुछ अंदरूनी जो भी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की रही हो, वो जो वरिष्ठ वकील संभवतः तमिलनाडु के थे और बहुत ही वरिष्ठ थे और बहुत ही पी विल्सन, अगर मुझे नाम ठीक से याद पड़ रहा है, उनको फिर इससे शायद हटा दिया उस कंट्रोवर्सी के बाद से। और कुछ ऐसा दबाव भी तत्कालीन वर्तमान मुख्यमंत्री पर आया था कि भाई आप अनावश्यक रूप से, ये आरएसएस की तरफ से एक अनचाहा दबाव था कि ये ओबीसी आरक्षण कहीं लागू ना हो जाए, ऐसा माहौल बनाया गया और ये आज तक अटका हुआ है। आज देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, वहां क्या होता है। आज सुनवाई आज पूरी हो जाती है या 2-4-10 दिन और चलती है, उसके बाद से मालूम पड़ेगा। संयुक्त मोर्चे का सम्मेलन था, इसका मुख्य केंद्र थे संतोष वर्मा, आईएएस अधिकारी हैं। पहले एक विवादित बयान दिया था, काफी चर्चा में रहे। देखिए पिछले मेरे ख्याल में हो गए इसको 2-3 महीने, संतोष वर्मा ने जो बयान दिया और जो मीडिया में आया, उसको कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति तो उसको उचित नहीं ठहराता। संतोष वर्मा को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए था। इसी जो प्रोग्राम में जो बहुत सारे वक्ताओं के कुछ मैंने चुटपुट वो सुने, व्याख्यान सुने, तो उसमें सभी ने उसको कहा कि नहीं, उनका ये आशय नहीं था, उनका वो आशय नहीं था। तो तोड़ मरोड़ के कहने की, जस्टिफाई करने की बात की जा रही थी उनके बयान को। लेकिन इस तरह की बातों से जो है वो उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।
उनका बयान उस समय भी गलत था, वो आज भी गलत है। और उन्होंने एक बार ही ऐसा बयान नहीं दिया, बल्कि कुछ समय बाद उन्होंने एक और बयान दिया था कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा और हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। इस तरह की बातचीत, संतोष वर्मा हर घर से तब निकले जब आप भगत सिंह जैसा काम करें तो समझ में आता है, लेकिन आप समाज में एक विभाजनकारी बयान दें। मैं नहीं मानता, मैं इन वर्गों के लिए काम करता रहा हूं, पिछले 30 साल हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसे बयान को सपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन इसका कुल मिलाकर कहें तो केंद्र या यूं कहें इस सम्मेलन के दूल्हा संतोष वर्मा ही थे। हाँ, एक वक्ता बोल रहे थे, उधर से आते हैं आपके ग्वालियर की तरफ से, लेकिन अब उन क्या कहा जाए ऐसे लोगों का। वो तो डॉक्टर मोहन यादव को जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए भी उनके जो अल्फाज थे वो बहुत ही, मैं तो उनको आपत्तिजनक ही मानता हूं। अच्छा, ऐसे अकेले में थे, कई लोगों ने ऐसे आपत्तिजनक भाषण दिए उससे। जी हाँ, पहले मैं इनकी भाषण भी बोल सकते हैं। पहले मैं इनकी बता दूं कि ये अब ये अपने आप को बनाते हैं कि हम ओबीसी के सबसे बड़े करता धरता हैं और हमने ठेका ले रखा है ओबीसी के सुधार का। ये सज्जन जो ऐसा बोल रहे थे, जो उनको दूल्हा करार दे रहे थे और सीएम के लिए कुछ भी बोले जा रहे थे कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, ये पिछले इनकी शुरुआत जो है आप देखें तो लगभग 25 साल पहले ये भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी में काम किया, वहां कुछ बात बनी नहीं तो समाजवादी पार्टी में आ गए, जो मेरे ख्याल में इनकी यादवों की पैतृक पार्टी में उनको कह सकता हूं, या स्वाभाविक पार्टी यादवों के लिए कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी। कई साल उसमें रहे, उसके बाद फिर वहां भी बात नहीं बनी तो एक फूल सिंह बरैया हैं, दलित नेता कहलाते हैं, उनका एक बहुजन संघर्ष दल, वो भी कई दलों से घूम के एक बहुजन संघर्ष दल बनाया था, उसमें फिर ये कई साल रहे। फिर वहां भी इनका कुछ बात नहीं बना तो फिर ये कांग्रेस पार्टी में आ गए और कई साल वहां रहे, वहां भी बात नहीं बनी तो अब मेरे ख्याल में 5वीं 6ठी बार फिर पाला बदल के एक भीम आर्मी है और उनके नेता हैं, उनका एक बना लिया है उन्होंने आजाद समाज पार्टी। अब उसके राष्ट्रीय कोर समिति के सदस्य वगैरह कुछ कहा जा रहा है कि हम वो हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो 6 दल बदलता है सिर्फ इसलिए कि मुझे कहीं एक जगह मिल जाए और मैं किसी तरह से विधानसभा में घुस जाऊं, मैं तो यही समझ पा रहा हूं। वो ऐसे व्यक्ति और ऐसे अगर ओबीसी को लीड करेंगे ऐसे लोग, तो मैं तो नहीं समझता कि उससे कुछ निकलने वाला है। हाँ, ये जरूर होगा कि यस, वो दाएं से बाएं से कहीं विधानसभा में स्थान बना लेंगे। मैं तो ऐसा भी मानता हूं कि अगर कल डॉक्टर मोहन यादव उनको बुला के कहें कि आप बैठ जाइए, आपको टिकट मिल जाएगा, तो कल ही बैठ जाएंगे। अच्छा, सूत्र बताते हैं कि संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में ज्यादातर जो लोग थे उस शिवराज के करीबी लोग थे, इसमें कितनी का सच्चाई है? लगता तो ऐसा ही है, जैसे एक होते थे कई साल पहले तक बड़ा सक्रिय, नाम वाम लेना हर एक का उचित नहीं है, उन्होंने एक अखिल भारतीय ओबीसी महासभा बनाई थी। वो तो आजकल कहीं गायब हो गए पिछले 2-3 साल से, लेकिन एक नए उसमें नेता उभरे हैं जो इसमें शायद प्रोमिनेंटली काम कर रहे थे, कोई पटेल वगैरह लिखते हैं कुछ नाम जो है, वो शिवराज जी के पेरोल पे हैं। तो ऐसे लोग हैं, एक और ओबीसी महासभा के लोग घूमते हैं जिनको पैसा मिलता है और बात करते हैं हम ओबीसी में ये बदलाव ला देंगे और हम ओबीसी में वो बदलाव ला देंगे। एक और बुंदेलखंड के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, कई साल से ओबीसी संयुक्त मोर्चे में, मैं आपको बता दूं कि मैं ओबीसी जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा बना था पहली बार 2017 में,
मैं उसका पहला प्रदेश का मुख्य संयोजक भी रहा हूं 3 साल तक। उसके बाद अब आजकल दूसरे लोग उस काम को देख रहे हैं। वहां से जब हम ये सब देख रहे थे, जब संयुक्त संघर्ष मोर्चा चला रहे थे, तभी 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे। तो ऐसे लोग जो ओबीसी की बात करते हैं, मैं बता रहा हूं कि किस तरह की इनकी लेवल है। ये लोग धीरे से कमलनाथ जी से मिलने लगे और अपने समाज के लिए 2-3 लोग मिलके अपने समाज के लिए 2 टिकट ले गए विधानसभा के। और समाज का नाम भी बताता हूं, लोधी समाज, दमोह के आसपास के थे। सरकार भी बन गई, फिर 2020 में सरकार गिर गई। तो जैसे ही सरकार गिरी तो सबसे पहले वो जो ओबीसी के बना के जिनको टिकट दिला के लेके गए थे कांग्रेस से, ये ओबीसी के नेता जो अभी परसों नरसों भी मंच पे थे, तो वो दोनों विधायक बीजेपी में चले गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का ओबीसी समाज के लिए कोई कमिटमेंट नहीं है। उनका कमिटमेंट सिर्फ अपने लिए है कि मुझे कहां से सत्ता का दरवाजा मिलता है, मैं वही रास्ता अपना लेता हूं। और जैसे ही मुझे वहां धंधा मेरा बंद होता है तो मैं तत्काल समय नहीं लगाता और स्विच ओवर कर जाता हूं, ताकि दूसरी जगह से मेरा रोजी रोटी और धंधा मेरा चलता रहे। तो इस तरह का नेतृत्व तो मैं नहीं समझता कि कोई ओबीसी के लिए कोई विशेष उम्मीद जगाता है। प्रदेश में ओबीसी का एक बड़ा वर्ग है, इसके बावजूद ओबीसी कहीं एकजुट होता हुआ दिखाई नहीं देता है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि मैं 3 साल तक इसका संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा, तो उस समय परिकल्पना ये थी कि जितना भी ओबीसी के संगठन है, जैसे आपने कहा कि कई सारे हैं, जिसमें से एक अखिल भारतीय ओबीसी महासभा है, उसी से एक अखिल भारतीय हटा के एक ओबीसी महासभा हो गई है, एक ओबीसी महापंचायत है जैसा आप बोल रहे हैं, 2-3 ओबीसी को लेके एक एक्सक्लूसिव है मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संगठन, और एक अपाक्ष नाम का संगठन है जो SC ST और ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए काम करता है। ऐसे कई सारे अधिकारी कर्मचारियों के संगठन हैं और कई सारे जो है वो इन सब संगठनों को उस संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अम्ब्रेला के अंडर काम करना था। ना सिर्फ इन संगठनों को करना था, बल्कि जितने भी लगभग 100 जाति समूह हैं ओबीसी के मध्य प्रदेश में, उन सब जाति समूहों के भी संगठनों को जो जातिवार बने हुए हैं, उनको भी इसी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ओबीसी का जो बना था उसके अम्ब्रेला के तहत काम करना था। लेकिन 2-3 संगठनों को छोड़ के, और जाति संगठन तो मेरे ख्याल में एक भी नहीं आया और सब अपनी अपनी जातियों की दुकान लगाए रहे। वो दुकानें आज भी चल रही हैं और अपने अपने सब को कार्यक्रम करते रहे। एक किस्म से जो संयुक्त मोर्चा बनना चाहिए वो मेरे हिसाब से तो ठीक से बन नहीं पाया। बहुत सारे प्रयास हुए, लेकिन जब सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, हम कहते हैं कि हम ओबीसी के लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन है हमारा लालच। जैसे भोपाल के एक और नेता हैं, ओबीसी के नेता हैं, वो सीमित हैं कि बस उनके भाई को टिकट मिल जाए या उनकी वाइफ को टिकट मिल जाए एक पार्टी विशेष का, उनके लिए पिछड़ा वर्ग बस यहीं तक सीमित है। तो जब हम अपने हमारे एजेंडा हैं और उसी एजेंडा से हम जब चल रहे हैं तो कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। इतना वो है, विभाजन है। मेरा ये आज तक का तजुर्बा कहता है कि आज तक मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग में अभी भी कोई नेता ऐसा नहीं है जो अपनी जाति को छोड़ के दूसरी या तीसरी या चौथी जाति का वोट डलवा सके। सब अपनी अपनी जातियों तक सीमित हैं। और जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर से 2, कांग्रेस और भाजपा, उनका निहित स्वार्थ है कि ओबीसी के लोग जो है वो अपनी अपनी जातियों में बटे रहें। जातियों के में से जो प्रोमिनेंट आदमी है उसको वो टिकट दें, उसको विधायक बनाएं
और अपना सेवक बना के, अपना एक हाथ खड़ा करने वाला विधायक या मंत्री बना के अपना सत्ता चलाएं, और यही हो रहा है और यही होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने लंबे समय तक प्रदेश में ओबीसी का प्रतिनिधित्व किया, स्वयं ओबीसी से आते थे। उनका जो ओबीसी में क्या योगदान रहा, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूं कि शिवराज जी ने 17 वर्ष तक इस प्रदेश का रूल किया है, लेकिन जितना नुकसान शिवराज जी ने ओबीसी वर्ग के होने के बावजूद ओबीसी का किया है, उतना नुकसान आज तक प्रदेश में किसी नेता ने ओबीसी का नहीं किया। ये कहने के लिए, एक आम कंजम्पशन के लिए, एक भाषण देने के लिए ये ओबीसी के मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन इन्होंने ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं किया। चाहे वो 27% आरक्षण को लेकर, अगर ये चाहते तो 27% आरक्षण कभी का, जैसे ये मुख्यमंत्री बने थे, ये बाद में खासतौर से लागू होने के बाद ये हो सकता था। और ये खुद चाहते तो जब आए थे 2005 में बन गए थे मुख्यमंत्री, तब ये इस तरह की बात करवा सकते थे। लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी से सपोर्टेड है, और आरएसएस और बीजेपी पिछड़ा वर्गों की पार्टी ना कभी थी और ना कभी हो सकती। आरएसएस ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण तो किसी तरह से डाइजेस्ट कर लिया है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सारा स्पेस जो ओबीसी को मिलना चाहिए वो आज आरएसएस और बीजेपी के जो अग्रिम, जिनको आजकल एक कहें कि अगड़ा वर्ग कह लीजिए, सामान्य वर्ग कह लीजिए, वो सारा स्पेस तो उन्हीं ने कब्जाया हुआ है ना। अच्छा, अभी आरएसएस 16वां शताब्दी वर्ष बना रही है। हिंदू सम्मेलन के बहाने वो एसटी, एससी, ओबीसी और स्वर्ण सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रही है हिंदू सम्मेलन के बहाने। देखिए, आरएसएस का एक ही एजेंडा है, वो एजेंडा है कि भाई हिंदू जो है भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने का, और हिंदू राष्ट्र जो है उनकी नजर में जो हिंदू है वो एससी, एसटी, ओबीसी तो एक आवरण ओढ़ के वो हिंदू बनाए हुए हैं। वो सिर्फ उनके लिए नारे लगाने के हैं, उनके लिए मंदिरों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए, उनको कावड़ यात्रा ढूंढने के लिए हैं। वो उनका उत्थान नहीं चाहते। वो ये सब नाटक है, जो खाना खिलाओ ऐसी। हिंदू सम्मेलन का जो मुद्दा है ये इसी बीच में आया जब देश में जातिगत जनगणना की तैयारियां चल रही है। नहीं, देखिए, जातिगत जनगणना तो अब होके रहेगी। ये तो 2011 में भी हो सकती थी, उससे पहले भी हो सकती थी, लेकिन 2011 में तो माहौल ही बन गया था, निर्णय हो गया था। लेकिन तब कांग्रेस ने इसमें भांजी मारी, और जो थे अपने, क्या नाम है उनका, साउथ के जो मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो प्रोसेस शुरू हो गया है जनगणना का, तो उसको बीच में रोक के उसको ऐड नहीं कर, इनका अलग से हम वो करवा लेंगे, सेंसस करवा लेंगे, एक सर्वेक्षण करा लेंगे। और उन्होंने जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से एक सोशल इकोनॉमिक सर्वे करा दिया, और उस फॉर्मेट में जो जनगणना का फॉर्मेट, जो जनगणना चल रही थी, उसमें ओबीसी की जातियों को शामिल नहीं कराया। नहीं तो वो उसी समय ये चीज तो उसी समय हो जाती, लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया। और फिर रेजिम बदल गया तो भाजपा भी नहीं चाहती कि कोई जाति जनगणना हो, तो उन्होंने उसमें कह दिया कि इतने लाख जो है 43 लाख समथिंग उसमें जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसमें उतनी गलतियां हैं, तो इसको तो ठीक से किए नहीं। उसके आंकड़े आज तक सामने आए ही नहीं। और वो फिर बात बढ़ते कुछ इस तरह से आगे बढ़ी, जो विभिन्न विपक्षी दलों ने उनको मामला उठाया। लेकिन जब उसने राहुल गांधी ने जब इस मामले को उठाया, जाति जनगणना को, तब ऐसा लगा कि अब ये श्रेय कहीं कांग्रेस को ना चला जाए या राहुल गांधी को ना चला जाए। तब आपको ध्यान होगा कि इधर जो है वो पाकिस्तान के साथ
युद्ध चल रहा था, जो सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, वो चलते ऑपरेशन सिंदूर के चलते आई थिंक 30 अप्रैल को तो मोदी जी ने घोषणा कर दी कि हम जाति जनगणना चलाएंगे। एक तरफ देश युद्धरत है और दूसरी तरफ जो है ये जाति जनगणना की घोषणा हो रही है, सिर्फ इसलिए कि नहीं, किसी दूसरे को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, उसको भी हम ही क्रेडिट ले जाति जनगणना का। और अभी शायद इस वर्ष, अभी जब जाति जनगणना 3-4 महीने बाद शुरू होने जा रही है और एक्चुअल गणना तो होगी अगले साल फरवरी में जाके, लेकिन उसका प्रोसेस शुरू हो रहा है। लेकिन देखिए वो किस शेप में आएगी, उसमें किस तरह के आंकड़े कलेक्ट किए जाएंगे, एक्चुअल सोशो इकोनॉमिक कहाँ, कौन वर्ग, कौन जाति कहाँ खड़ा है, वो सारे आंकड़े उसमें लेंगे कि नहीं लेंगे, इसमें बहुत सारे अभी किंतु परंतु हैं। हाँ, ये जरूर हो गया कि जाति गणना होने जा रही है, लेकिन वो किस तरह की होगी और अल्टीमेटली वो क्या रिजल्ट सामने आएंगे, इसमें बहुत सारे अभी क्वेश्चन मार्क हैं मेरे हिसाब से। इन सब के बीच जो ओबीसी को लेकर मूवमेंट चल रहा है, उसके प्रदेश में क्या असर पड़ेगा आगे चल के? देखिए, जिस तरह के जमावड़े अभी चल रहे हैं उससे तो मुझे कोई उम्मीद दिखती नहीं है ना। जैसा मैंने बताया, अब जैसे एक नेता हैं, वो पहले बीजेपी में होते थे, वो आजकल समाजवादी पार्टी में हैं, एक्स विधायक हैं, वो भी इस मंच पे बोल रहे थे, वो भी मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा, तो वो किसी धर्माचार्यों के खिलाफ कुछ बोल रहे थे कि ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। माना कि आज के कुछ धर्माचार्य भी जो है वो उनका जो कुछ मैसेज वो बहुत ही गलत दे रहे हैं, लेकिन इसका ये आशय नहीं है कि आप भी फिर उन्हीं की भाषा बोलें और उसी तरह का भड़काऊ वातावरण तैयार करें और एक समाजों के बीच में एक ऐसा एक इतना गैप पैदा कर दिया जाए कि वो कल को बहुत दुखदाई हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, जो भाषण दे रहे थे वो रेत की चोरी करवा रहे हैं वहां जहां से वो विधायक हैं। तो मैं कहता हूं कि देखिए, ये तो छोड़िए, ये मध्य प्रदेश में तो हम बहुत पीछे हैं। जहां ओबीसी का मूवमेंट आया, आपने पूछा कि यहां क्या होने जा रहा है, जहां ओबीसी का मूवमेंट आया वहां क्या हुआ? ओबीसी का मूवमेंट उत्तर प्रदेश में आया, फुल फ्लैश आया। ओबीसी का मूवमेंट नॉर्थ की बात कर रहा हूं, साउथ में तो बहुत पहले आ चुका, बिहार में आया। हाँ, यूपी, मध्य प्रदेश में उसका असर अभी तक उतना देखने को नहीं मिला है, लेकिन वहां जब सत्ता में आ गए लोग, समाजवादी पार्टी, ओबीसी का ही मूवमेंट था, जब सत्ता में आया तो क्या किया मुलायम सिंह ने? मुस्लिम और यादव, क्या यादव ही ओबीसी है? अब आज अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह ने क्या किया जब तक सत्ता में रहे? मुस्लिम और यादव दो मिलके अगर हम सत्ता बना रहे हैं तो बस परफेक्ट, फाइन। बाकी जातियां कहां जाएंगी पिछड़ा वर्ग की? अब जब वो फेल हो रहा है कॉम्बिनेशन, तो अब हम पिछड़ा की बात कर रहे हैं, अब हम दलित की बात कर रहे हैं। यही मुलायम सिंह और मायावती, इन्होंने क्या किया आपस में, कितना मेल किया? 2 साल भी सरकार नहीं चला पाए इकट्ठा मिलके। आज दलित पिछड़े की बात कर रहे हैं, दोनों, मैं उधर भी बात कर रहा हूं। जिस काशीराम के मूवमेंट को इतना बड़ा लोग बताते हैं, दलित समाज के लोग खास तौर से, क्या हुआ उसका? मायावती उस मूवमेंट को कहां ले गई? आज उत्तर प्रदेश में 403, अगर मुझे ठीक आंकड़ा याद है, 403 विधायक होते हैं, एक है बहुजन समाज का, जबकि 2007 में पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन जब पूर्ण बहुमत से भी सरकार बन गई मायावती की, तो क्या किया मायावती ने? लखनऊ में अंबेडकर पार्क बनवा दिए, तो नोएडा में बनवा दिए। अरे पार्कों से समाज नहीं आगे आता, समाज आगे आता है शिक्षा से। शिक्षा के लिए क्या किया?
और दूसरे वर्ग क्यों आपसे छिटक गए? आज जिस जिस यही तो सवाल आप पूछ रहे हैं कि ये ओबीसी एससी एसटी का क्या, संयुक्त मोर्चे का क्या, बसपा क्या था? वो तो पूरा बहुजन था ना। बहुजन क्या था? बहुजन यही था, ओबीसी एससी और एसटी। आज बसपा से पूरा का पूरा ओबीसी क्यों छिटक गया, क्यों अलग चला गया? अगर उस मोमेंट में ईमानदारी होती तो पिछड़ा वर्ग के इतने जातियां उससे आज एक भी नहीं उनके पास। वहां आदिवासी तो ना के बराबर है, लेकिन दलित भी एक जाटो या हिरवार चमार जो भी वर्ग बोला जाता है उसको छोड़ के, उन जातियों को छोड़ के वो आज मायावती के पास नहीं है। तो जो ओबीसी एससी एसटी जिसकी ये यहाँ के जमावड़े का आप पूछ रहे हैं, पहले मैं जहां ये जमावड़ा हो गया मैं वहां की बात कर रहा हूं, सब अलग हो गए। और आज ओबीसी के बहुत सारे नेता वहां अपनी अपनी पार्टियां बनाए घूम रहे हैं क्योंकि खून मुंह लग गया। और सब बीजेपी और आरएसएस से समझौते कर रहे हैं, अपना अपना कट ले रहे हैं अपने हिस्से का। और ये सब वो हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार अभी सरकार में हैं और मैं समझता हूं कि तीसरी बार भी आएंगे। कहीं ना कहीं आंदोलन के बहाने हर जाति के लोग आते हैं, अपना आंदोलन करते हैं, लेकिन वो अपने अधिकारों को छोड़कर आपस की जातियों में भिड़ जाते हैं। जैसे स्वर्ण ओबीसी पे कटाक्ष करेगा और एसटी एससी स्वर्ण पे कटाक्ष करेगा। जाति विभाजन से, जातियों में भेद पैदा करने से, अगड़ा पिछड़ा करने से ना किसी प्रदेश का फायदा होने वाला है, ना देश का फायदा होने वाला है। सिर्फ नेता इसमें अपनी रोटी सेक रहे हैं और प्रदेश को लूट रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। अधिकार देखिए, सवाल ये है, एक आपने बीच में थोड़ा सा वो रह गया, शिवराज जी का मैं बताऊं, 17 साल तक स्कूली शिक्षा, मैं कहता हूं सिर्फ एक चीज, स्कूली शिक्षा में क्या किया शिवराज जी ने? किसके बच्चे पढ़ते हैं वहां? ओबीसी एससी एसटी के ही मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं, सामान्य के भी पढ़ते हैं, गरीब उनमें भी हैं, लेकिन इनके तो 95% बच्चे वहीं जाते हैं। उनके 20-25% बच्चे उनके भी पढ़ते होंगे। तो नुकसान किसका कर दिया? जब हमने शिक्षा का पूरा हमने मटिया मेट कर दिया 17 साल तक। इसी तरह से मैं इस जमावड़े से पूछना चाहता हूं, एक अजाक्स नाम का संगठन है, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, जो मुझे जानकारी हुई अजाक्स ने भाग लिया। जैश एक अपाक्स जैस भीम आर्मी आदिवासी संगठन है, उसने लिया, भीम आर्मी ने एक भाग लिया, ऐसा करके 4-5 संगठन, ओबीसी महासभा ने भाग लिया, और ऐसा मिला के 15-20 और संगठनों को मिला के 20-21 संगठनों की बात की जा रही है। मुझे तो नहीं लगता, इसकी बात कर दूं मैं पहले अजाक्स की। पिछले मेरे ख्याल में 15-16 साल से इसमें जैन कंसोटिया इसके अध्यक्ष हैं, ठीक, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुए। ये अलग बात है कि सत्ता बदल गई तो उनके शायद जो पोस्ट रिटायरमेंट की एक इच्छा थी कि 5 साल जो ज्यादातर आईएएस करते हैं वो उनकी पूर्ति नहीं हुई क्योंकि मुख्यमंत्री बदल गए। इस अजाक्स नाम का संगठन है, माना कि अधिकारी कर्मचारियों का है, लेकिन अगर ये अपने समाज को सशक्त करना चाहते हैं और जिस डॉक्टर अंबेडकर का ये नाम लेते हैं और जय भीम के नारे दिए जाते हैं, तो जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, पहला चीज तो यही हुआ, और फिर संगठित हो। इन्होंने, मैं पूछना चाहता हूं इस अजाक्स नाम के संगठन से कि क्या इन्होंने गांव देहात में जाके, या गांव देहात में छोड़िए, शहरी गरीब बस्तियों में, अपनी जो गरीब बस्तियां हैं इनमें ये कौन लोग रहते हैं? इनमें यही लोग रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या इन्होंने आज तक कभी कोई प्रयास किया? बस अपने उसके लिए लगे हुए हैं,
मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने अधिकारों को छोड़कर एक दूसरे की जातियों पे कटाक्ष करने पे तुल जाते हैं। नहीं, अधिकार वो तो बेहद गलत, मैं तो बिल्कुल गलत मानता हूं। अधिकारियों की लड़ाई मेरा देखिए, मैं पिछड़ा वर्ग में आता हूं, लेकिन मेरे तो जानवर के जो सामान्य वर्ग है, अगड़ी जातियां कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप उनको, गिविटेनी ने, मेरे तो जानवर के दोस्त हैं। मेरी तो सबसे बात होती है, भाई हमें दूसरे की लकीर को छोटा करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें अपनी लकीर आगे बढ़ानी पड़ेगी। अजाक्स और अपाक्स जो पिछड़ा वर्ग जिसमें सम्मिलित है, वो जमीनी स्तर पे शिक्षा का स्तर सुधरे, क्या इन संगठनों ने कभी यह आवाज उठाई कि हमारे जो गरीब बच्चे गांव देहात में या झुग्गी बस्तियों में, शहरों में रह रहे हैं, वहां शिक्षा का सुधारा जाए, शिक्षा का स्तर सुधारा जाए? क्या लेवल है? आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को मैं अपनी तरफ से नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आपको सब आइडिया कि किस तरह की शिक्षा यहाँ मिल रही है। तो क्या समाज हम निर्माण करने जा रहे हैं? जब ऐसा समाज निर्माण होगा तो जो इसी सम्मेलन में कुछ लोग जो धर्माचार्यों को कुछ भी कह रहे थे, तो उनके यहाँ कौन लोग जाते हैं? यही ओबीसी एससी एसटी का तो जमावड़ा वहां जाता है, और वहीं तो सब जो भी बचत कुचत अपना छोटा मोटा पेट काट के वहीं चढ़ावा दे के आते हैं, और ऐसे ऐसे धर्माचार्य लाखों करोड़ों रुपए में खेलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। अभी मैं कल परसों एक इंटरव्यू देख रहा था, कोई सतुआ बाबा है कोई उत्तर प्रदेश में, माघ मेला लगा हुआ है प्रयागराज में, वो पोर्से और डिफेंडर जैसी 5-5 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। कहां से आया पैसा उनके पास? इन्हीं वर्गों से जा रहा है। तो मेरा यही कहना है इन सारे संगठनों से, पहले अपने, चाहे वो अधिकारी कर्मचारियों के हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हैं, इनको चाहिए अपना आधार तैयार करें, और आधार है हमारी शिक्षा। वहां से अगर हमने सचेत कर दिया, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि शिवराज जी ने जितना नुकसान किया उतना तो ओबीसी का किसी ने नहीं किया, आज तक कोई कर नहीं सकता। इनको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, अपने बेटे को तो अमेरिका पढ़ा लिया, गरीब का बेटा तो नहीं जा सकता ना, वो तो वहीं गरीबी में सड़ रहा है। उसको तो वो पढ़े लिखेगा नहीं तो उसको तो कोई रोजगार मिल रहा है। जब रोजगार नहीं मिल रहा है तो 500 रुपए आप जेब में डाल दीजिए और सुबह से शाम तक कांवड़ यात्रा में घुमाइए, और यहाँ धार्मिक जुलूसों में सम्मिलित करिए, और हिंदू चलाइए, और दूसरी कम्युनिटी को ऑफेंड करिए, और एक वोट पकाइए। सवाल कब उठाएगा नीचे का तबका? कब सवाल उठाएगा? जब वो जागरूक होगा, और जागरूक तो शिक्षा के बगैर हो ही नहीं सकता ना। आज मैं आपसे कुछ बात कह रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे पढ़ने का मौका मिला उस गरीब हालात में, तो ही तो कह रहा हूं ना। अगर मैं नहीं पढ़ पाता तो क्या आज मैं आपके साथ बैठा यहां कुछ बात कर सकता था? पर ये इनको देखना चाहिए ना, ये ऐसे साल 2 साल में वो करके उससे नहीं होने वाला है। आपको उस लेवल का लीडरशिप भी आपको लानी पड़ेगी जिसको समाज में कुछ आस्था हो। ऐसे लोग वो नहीं जगाते, यहां से टिकट ले लिया, वहां से टिकट ले लिया, मेरे रिश्तेदार को कुछ मिल जाए बस मेरा काम हो जाए, ऐसे से नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं, आपको नया निर्माण करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, खासतौर से दलित समाज के लोग ने कैडराइज लोग होने चाहिए। बोला कैडराइज जब तक नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। मैं जो भी बसपा का उदाहरण दे रहा था वो तो सारा कैडराइज ही था। कैडराइज से सबसे पहले करेक्टर, सबसे पहले हमें हमारा आचरण, हमारी ईमानदारी, इस देश की या प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो करप्शन है। जब तक करप्शन पर रोक नहीं लगेगी और ऐसे लोग सामने नहीं आएंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स में, चाहे वो सामाजिक संगठनों में, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में, जुडिशरी में, मीडिया में, जब तक अच्छे लोग, ईमानदार लोग नहीं आएंगे,
करप्शन पर जब तक रोक नहीं होगी तब तक आप कैडराइज ले आइए। कैडराइज एक पूरा बसपा एक कैडराइज ही तो था ना। कैडराइज के साथ जब तक आपका चरित्र निर्माण नहीं होगा, जब तक आप करप्शन फ्री सोसाइटी बनाने की बात नहीं करोगे, तब तक कैसे होगा? वो नहीं हो रहा, उस पर काम ही नहीं हो रहा है। भाषण दे रहे हैं और लक्ष्यदार वो दे के अपने मैं तो ऐसा भी देख रहा था कि अपने चेले चमटे लाए और जो भाषण दे रहा उसके चेले चमटे उसकी हा हा वो करके ये सब कर रहे थे। उससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, आपने पिछले साल एक 900 करके संगठन बनाया था जी, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य ये है कि देखिए, अभी तक का जो मेरा तो ये मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो बहुत ही विजनरी थे, इतने इंटेलेक्चुअल थे, वर्ल्ड फेम के इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे वो, जिनका हमारे तत्समय के नेताओं ने उनका सदुपयोग किया और उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का बनाया, चेयरमैन बनाया और उन्होंने इतना खूबसूरत संविधान दिया, गरीब लोगों को उनके हकों को प्रोटेक्ट किया। और उसी का एक मसला जो आरक्षण का है, अब आरक्षण का अब मैं समझता हूं कि काफी हद तक दुरुपयोग हो रहा है। अगर डॉक्टर अंबेडकर को ये मालूम होता कि जिनको वो आरक्षण दे रहे हैं वो उस आरक्षण को अपने दूसरे भाई बहनों तक नहीं जाने देंगे, तो शायद डॉक्टर अंबेडकर या तो ये प्रावधान ही नहीं करते, और करते तो उसी समय ये राइटर लगा देते कि भाई ये अभी का जो आरक्षण क्या हो रहा है, SC ST में जो आरक्षण है, तीसरी चौथी पीढ़ी आरक्षण ले रही है, लेकिन एक फैमिली खड़ी है बस वही ले रही है। पूरा का पूरा वर्टिकल आरक्षण जा रहा है, हॉरिजॉन्टल हो ही नहीं रहा। दूसरे जो गरीब भाई बहन पीछे छूट गए हैं उसको तो कोई आने ही नहीं दे रहा। जो पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने ये कहा कि अब इसमें क्रीमी लेयर आनी चाहिए SC ST आरक्षण में। तो जो ये ठेका उठाए हुए हैं अजाक्स जैसे संगठन या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो भी संगठन काम कर रहे हैं, बोले नहीं, और नेता, क्योंकि जो नेता आगे आ गए, जो अधिकारी आगे आ गए, वो चाहते हैं नहीं हमें ही मिलता रहे। ये सरासर उन्हीं गरीब वर्गों पे, उन्हीं के वर्गों के अधिकारियों के द्वारा उनके हकों पर डाका डालने से कम नहीं है। समय आ गया है कि अब SC में भी वर्गीकरण भी होना चाहिए, जातियों में भी बहुत सारा फर्क आ गया है। कुछ जाति विशेष ही आरक्षण को लिए जा रही हैं, चाहे वो SC का हो चाहे ST का हो। OBC में तो क्रीमी लेयर वर्गीकरण नहीं हुआ, वर्गीकरण होना चाहिए उसमें भी। तो जो संगठन की आप बात कर रहे हैं वो संगठन है 900 है नॉन क्रीमी लेयर OBC SC ST ऑर्गेनाइजेशन। ये काम कर रहा है नॉन क्रीमी लेयर के लिए, मतलब OBC की नॉन क्रीमी लेयर, SC की नॉन क्रीमी लेयर और ST की नॉन क्रीमी लेयर के लिए। जब नीचे के गरीब का उत्थान होगा तभी तो मामला आगे बढ़ेगा। हमने तो उसको ऊपर ही ऊपर कैप्चर कर लिया, इसको नीचे नहीं जाने देंगे। और SC के लोग खासतौर से क्या दलील देते हैं कि नहीं वहां तो अगर ऐसा होगा तो आरक्षण का लाभ ही नहीं लिया जाएगा। एकदम से झूठ, सरासर झूठ है। आज बच्चे ठीक है, जैसा भी है, जैसे भी हालात हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, कुछ तो निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे IAS के बच्चे को अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो वो आरक्षण खाली रह जाएगा, कतई नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये दलील देते हैं ऐसी, क्योंकि ये स्वार्थी हैं। ये चाहते हैं मैं तो बन गया, मेरा बेटा भी IAS बने और मेरा बेटे का भी बेटा IAS बने। कितने एग्जाम्पल आप मध्य प्रदेश में उठा लीजिए। किसी का पढ़ने लिखने में ठीक नहीं है बच्चा बच्ची, वो एक अलग विषय है, आप देख लीजिए ना, कितने ही उदाहरण आपको मिल जाएंगे। IAS के बच्चे IAS IPS IPS के ये सब होते देखेंगे। क्यों नहीं हो रहे? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक तो आदेश दे चुके हैं
उस पर गवर्नमेंट सोई हुई है, भारत सरकार। अभी रिटायरमेंट से पहले एक फंक्शन में जाके बोल के है कि नहीं वक्त आ गया है, क्रीमी लेयर आनी चाहिए। तो जब फैलने ही नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। और ये आरक्षण जो भी मिल रहा है ये सिर्फ शासकीय सेवाओं में मिल रहा है। अब शासकीय सेवाएं तो सीमित हैं, इसलिए मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं। जब नीचे से उठ के क्वालिटी एजुकेशन के साथ गरीब से गरीब का बच्चा आगे आएगा तो प्राइवेट सेक्टर में आपको आरक्षण मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक वो इतने सक्षम होंगे कि वो प्राइवेट सेक्टर में वो भी जॉब लेने में कामयाब होंगे या दूसरे अपने काम धंधे कर सकेंगे। हमारे ओबीसी के लोग क्या कर रहे हैं, क्रीमी लेयर आज 8 लाख रुपए है। कोई कह रहा है कि साहब 12 लाख कर दो, कोई कह रहा 14 कर दो, कोई तो 20 की भी बात करता है। फिर गरीब का ओबीसी बच्चा कहां पढ़ेगा। ओबीसी में कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके पास जमीन वगैरह है और कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके पास सिर्फ हाथ का काम है। तो जमीन वाले सब कब्जाए हुए हैं, हाथ के काम वाले तो पीछे। वो हाथ का काम मैकेनाइजेशन ने उनका छुड़वा दिया, हाथ का काम उनसे वैसे छूट गया, जमीन उनके पास है नहीं। उनकी हालत देखिए, दलितों से भी नीचे बदतर है ओबीसी की। 60% ओबीसी दलितों से बदतर जिंदगी जी रहा है। कितना बड़ा सेगमेंट को हम पीछे छोड़ रहे हैं। क्योंकि ओबीसी दिखता है बड़ा, यादव, कुर्मी, जाट, ऐसा ये ओबीसी दिखता है लोधी। नीचे जो दबा हुआ ओबीसी वो तो दिखता ही नहीं, लोग इन्हीं को देखते हैं। सबका होना चाहिए। देखिए ये किसी एक से नहीं, और जो लोग दूसरे लोग भी जो इसका विरोध करते हैं आरक्षण में मैंने ये भी देखा जिनको मिला हुआ है वो इसका अंध समर्थन करते हैं, और जिनको नहीं मिला हुआ है वो अंध उसका विरोध करते हैं बगैर किसी लॉजिकल रीजन पे जाए। भाई 100 लोग हैं और 100 पद हैं तो सब में बट जाए, क्या प्रॉब्लम है। बटना चाहिए कि नहीं बटना चाहिए। वो ऊपर के 10-20 में क्यों सीमित रहना चाहिए। ये हो रहा है, ऐसा होगा तो ये गुलदस्ता नहीं बन सकता। ऐसे में कुछ लोग बहुत फले फूलेंगे, रिच और सुपर रिच कैटेगरी बनेगी और मेजॉरिटी जो है वो गरीबी में सड़ेगी। इसलिए आरक्षण में एक लेवल प्लेइंग फील्ड आना चाहिए। उसमें गरीब से गरीब को आगे बढ़ने का मौका होना चाहिए, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो एससी है, चाहे वो एसटी है। जनरल क्लास में भी एक ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 5-6 साल पहले लागू हुआ ही है ना। तो सब में ये कैटेगराइजेशन होना चाहिए और जातियों का विवर्गीकरण होना चाहिए। कुछ जातियां बहुत सक्षम हो गई हैं, कुछ जातियां बिल्कुल जिनका प्रतिनिधित्व है ही नहीं। तो जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उनको कौन आगे बढ़ाएगा। ना उनका नौकरियों में है, ना उनका पॉलिटिकल कोई वो है। पॉलिटिकल में भी बड़ी बड़ी जातियों को, जो लठैत टाइप की जातियां हैं, उनको वो दे देते हैं। आप देख लीजिए हर एक समाज में वो ठेकेदार बन गए, हर एक जाति में, और वही फल फूल रहे। मेजोरिटी को तो उसको लाभ नहीं मिल रहा। तो जब तक मेजोरिटी को लाभ नहीं मिलेगा, ना प्रदेश विकसित हो सकता है, ना देश विकसित हो सकता है। जब तक एक ईमानदार लीडरशिप सामने नहीं आएगी तब तक यही रहे। आज कोई भी XYZ रूल कर रहा है, कल को आप आ जाएंगे। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो जो सरकार चल रही है, जो व्यवस्था चल रही है, उसमें क्या बुराई है। अगर आप आके भी बेईमाना करेंगे तो वर्तमान में जो है वो बेईमाना कर रहे हैं, तो फिर फर्क क्या हुआ। बदलाव तो तभी आएगा जब नए सेट के लोग आएंगे जो करप्शन फ्री होंगे, कास्टिज्म से फ्री जिनका दिमाग होगा, और जो कॉमनल नहीं होंगे, तभी ये प्रदेश और देश बेहतर बन सकता है। मैं तो इतना ही समझता हूँ।